अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आज से हम बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड C++। टॉपिक 1 है इंट्रोडक्शन टू C++। हमारे पास पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ को क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी कहा जाता है, लेकिन क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकती है। अगर तो हमारे पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, C++ का सॉफ्टवेयर उस पर भी रन करेगा। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर भी रन करेगा। दैट्स वाई इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी कहा जाता है। C++ डिवेलप किसने की थी? बियार्ने स्ट्रूवस्ट्रोप ने इसको डिवेलप किया था। C++ लैंग्वेज जो है ये C लैंग्वेज की एक्सटेंशन में इसको डिवेलप किया गया था। बाद में हम देखेंगे C लैंग्वेज के ऐसे कौन से ड्रॉबैक्स थे कि हमें C++ लैंग्वेज की तरफ मूव करना पड़ा। C++ लैंग्वेज हाई लेवल ऑफ कंट्रोल भी प्रोवाइड करती है। अब जैसे हर लैंग्वेज के डिफरेंट अपडेट्स होते हैं, C++ लैंग्वेज के भी अपडेट्स आए हैं जिसको हम कह सकते हैं C++11, C++14 अप टू 20। सो इसके अलावा भी इसके मल्टीपल अपडेट्स आए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई यूज C++, मतलब हम अपने कोर्स के लिए C++ को ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं। कुछ फीचर्स हमने पिछली स्लाइड में देखे थे कि C++ को हम क्यों यूज करना चाह रहे हैं, और कुछ एडिशनल फीचर्स हम इस स्लाइड में देखेंगे। हमने देखा कि C++ जो है वो पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी हमने बात की कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि C++ हमें GUI इंटरफेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट है वो सारा GUI बेस्ड है, ठीक है। तो C++ लैंग्वेज हमें यही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं? हम क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि हमें अपना कोड रीयूजेबल बनाना है, हमें अपने कोड का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर रखना है, इजी टू अंडरस्टैंड। दैट्स वाई हम C++ को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं C++ पोर्टेबल है। पोर्टेबल और क्रॉस प्लेटफॉर्म दैट इज सिमिलर थिंग्स, कि पोर्टेबल भी हम उसी को ही कहते हैं कि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सके। अब ऐसी लैंग्वेज हम चूज नहीं कर सकते कि वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करे, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क ना करे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं C++ इज फन एंड इजी टू लर्न। नेक्स्ट C++ इज क्लोज टू C#, एंड जावा। अब C++ लैंग्वेज C#, और जावा के क्लोज इतना क्यों है? क्योंकि अगर तो हमने C++ लैंग्वेज को लर्न कर लिया तो हमारे लिए C# और जावा लैंग्वेज में मूव करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। हम इजीली इन तीनों लैंग्वेजेस को लर्न कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक नंबर 2, कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन इंडस्ट्री एंड रिसर्च। इसमें हम देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री या फिर रिसर्च पर्पज के लिए हम कंप्यूटर और इंटरनेट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इसमें हमारे पास आ जाते हैं पेशेंट्स की हिस्ट्रीज, प्रिस्क्रिप्शन, इम्यूनाइजेशन, लैब रिजल्ट, एलर्जीज, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें हमारे पास आ जाते हैं मल्टीपल DNA रिकॉर्ड्स जो हम अपने डेटाबेस में सेव करते हैं। नेक्स्ट इंटरनेट आपको पता है कि जब हम मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक इंटरनेट बनता है। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल इमेजिंग मतलब हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में, एक्सरेज वगैरह इसकी एग्जांपल में आ जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जीपीएस हमारे पास होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस में हम जीपीएस को यूज करके अपनी करंट लोकेशन इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट है रोबोट्स आर इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमंस। रोबोट्स भी मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जो स्टेटमेंट, जो टास्क हम रोबोट्स में इंस्टॉल करते हैं ये जस्ट वही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बात करें गेम प्रोग्रामिंग आजकल बहुत कॉमनली यूज, ऐसे कंप्यूटर्स भी डिजाइन किए गए हैं जो स्पेसिफिकली गेम्स के लिए हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेट टीवी। अब ऐसे टीवीज हैं जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे विच इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स की। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कि कंप्यूटर जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स। देन हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर्स कौन है जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखते हैं, राइट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे प्रोग्राम जिनको हम कंप्यूटर पे रन करते हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास सॉफ्टवेयर की आगे से 2 टाइप्स आ जाती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसके बारे
बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली हमारे सिस्टम के लिए होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं सॉफ्टवेयर, और बिजनेस पर्पस के लिए भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हार्डवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस यू कैन से, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो हमें जस्ट स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं, मल्टीपल आइकन्स होते हैं। बेसिकली दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर्स। हार्डवेयर क्या होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, जिनको हम इजीली टच कर सकते हैं, जो कंप्यूटर के साथ लिंक्ड हैं डिवाइसेस, उन सब को हम कहते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोरिस लॉ। मोरिस लॉ क्या होता है? मोरिस लॉ प्रिंसिपल स्टेट क्या करता है कि सिंस द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिलिकॉन चिप रफली डबल्स एवरी 2 years, मतलब अगर हम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स क्या है? सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, जिनको हम ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर दें तो ये कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को इन्हांस करता है, इंप्रूव करता है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये क्या करता है? कंप्यूटर की प्राइस को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। मोरिस लॉ में आपने 2 चीजें याद रखनी है कि ये ईयर बाय ईयर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज बाय 2, एंड ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं और कंप्यूटर की प्राइस को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, कि कंप्यूटर को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। जब बात आती है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हमने यूज करके एक पूरा कंप्यूटर डिजाइन किया है, ठीक है। इसमें लॉजिकल यूनिट्स हमारे पास हैं, जिनकी डिस्क्रिप्शन साथ लिखी हुई है। इनपुट यूनिट, अब इनपुट यूनिट क्या करता है? ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डाटा को फेच करता है, उसको प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। आउटपुट यूनिट क्या करता है कि जो उसने प्रोसेस किया होता है डाटा, उसको सिंपल एग्जीक्यूट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता है। नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी यूनिट। जब हम मेमोरी यूनिट की बात करते हैं तो मेमोरी हमारे पास ये फिजिकल मेमोरी होती है, ठीक है। फिजिकल मेमोरी को हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम जो होती है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, परमानेंट नहीं होती, सही है। जब भी बात की जाए मेमोरी की तो मेमोरी इज अ रैम। तो हमारे जो डे टू डे टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं कंप्यूटर पे, जो टेम्परेरी डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, वो सारे किस में स्टोर होते हैं? रैम में, ठीक है। और वो मेमोरी यूनिट इसको परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ALU की, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंप्यूटर ने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन यूजर से ली है एज एन इनपुट यूनिट, और वो इंफॉर्मेशन मैथमेटिकल बेस्ड है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। देन बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, कि मेन जो प्रोसेसिंग होती है, जो कंप्यूटर ने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जो इनपुट यूनिट से डाटा फेच होके CPU में जाता है, CPU उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट यूनिट से वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स की। सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास वो मेमोरी होती है जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब रोम क्या करता है कि डाटा अपने पास परमानेंटली स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया है, देन अगेन कंप्यूटर को ऑन किया, तो हमारे पास वो डाटा सेव्ड होगा, और जो डाटा सेव्ड होगा वो किस में सेव था? रोम में। रैम में क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, देन कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो हमारा डाटा वहां से लॉस हो चुका होता है। तो इट मीन्स के वो जितना भी डाटा लॉस हुआ था वो सारा रैम में स्टोर था, और जो परमानेंटली डाटा स्टोर था वो सारा रोम में, रीड ओनली मेमोरी में स्टोर था। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा हायरार्की की। इसमें हम देखेंगे कि हमारा डाटा जो है वो किन किन फॉर्म में हमारे पास स्टोर हो सकता है। अब इसके कुछ लेवल्स हैं। नंबर 1 पे आ जाता है बिट्स। मैंने आपको लेक्चर 1 में भी ये चीज़ बताई थी कि हमारा जो कंप्यूटर है जो बिट्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, विच इज़ 0 and 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इसमें हमारे पास आ जाता है डिजिट्स, लेटर्स और सिंबल्स। अब C++ कौन सा कैरेक्टर सेट यूज करता है? आस्की कैरेक्टर सेट। आस्की क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं फील्ड्स की। फील्ड्स क्या होते हैं कि जब हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक फील्ड आ जाती है, ठीक है। जैसे नीचे आप एग्जांपल में देखेंगे कि नेम क्या है? स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स हैं, NAME। देन ये नेम जो है ये एक फील्ड है, ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हैं। देन एड्रेस आ जाता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाता है। ये भी हमारे पास क्या है? फील्ड्स की एग्जांपल्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड्स हमारे पास क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। अब फील्ड्स में हमने क्या बात की थी कि वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स थे। उसके एग्जांपल में हमारे पास था एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस। और रिकॉर्ड्स में हमारे पास क्या होगा कि एक ही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जिसमें हमारे पास उसका आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी एज अ सेट हमारे पास आएगा, उसको हम बोलेंगे कि ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। देन बात करें फाइल्स की, तो फाइल्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, राइट। अगर हमारे पास एक एम्प्लॉय की फाइल है और उस एम्प्लॉय की फाइल में मल्टीपल एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड स्टोर होगा। नेक्स्ट बात करें डेटाबेस की, तो डेटाबेस है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर एनी एक्सेस एंड मैनिपुलेशन। मतलब हम ये एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जिसमें हम अपने डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम वहाँ से डेटा को इजीली एक्सेस कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, डिलीट कर सकें। और मोस्ट पॉपुलर मॉडल की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास आ जाता है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है कि हम अपना डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं डेटाबेस में। ओके, तो डेटाबेस जो है वो एक स्टोरेज एरिया है जिसमें हम अपना डेटा को स्टोर करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं जब हम अपने डेटा को टेबल्स की फॉर्म डेटाबेस में स्टोर करते हैं, उसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। नेक्स्ट बात करते हैं बिग डेटा। बिग डेटा क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा डेटा है जिसको हमने डेटाबेस में सेव करना है, लेकिन हमारी वो डेटाबेस उसको हैंडल नहीं कर पाती। वो क्यों? क्योंकि हमारा डेटा जो होता है वो पिक्चर्स की, वीडियोस, मैसेजेस की फॉर्म में होता है। कुछ डेटाबेस जो होती हैं वो पिक्चर्स को स्टोर नहीं कर सकती, कुछ वीडियोस को स्टोर नहीं कर सकती। तो बिग डाटा हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम मल्टीपल टाइप का डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये था हमारी आज की वीडियो का कंटेंट। फर्दर टॉपिक्स मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगी। तब तक स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज़।